विजय एक किसान था। वह अपने घर में अकेले रहता था। दिन भर खेत में काम करके रात को जब वह घर आता था तो अकेला घर उसे खाने को दौड़ता था। माँ बाप तो बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। एक दिन उसके एक मित्र श्यामलाल ने उसे अपने घर पर खाने का न्योता दिया। विजय जब उसके घर पहुंचा तो उसने देखा हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई है। घर भी बिल्कुल साफ सुथरा है। श्यामलाल की पत्नी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन लाकर परोस दिया। विजय ने भोजन किया और कहा, भाई श्यामलाल, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी का रूप है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मुझे माँ के मरने के बाद पहली बार नसीब हुआ है। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ मित्र, शादी कर लो। कम से कम तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो चूल्हे चौके से तो फुर्सत मिल जाएगी। तुम अपना सारा ध्यान खेती में लगा पाओगे। विजय को उसकी बात जच गई। उसने सोचा शादी तो कर लूं, पर ऐसी रूपवान और गुणवान लड़की मुझे कौन देगा। माँ बाप होते तो क्या अब तक मैं कुंवारा रहता। उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह देर तक सोता रहा। उठा तो सूरज सर पर चढ़ गया था। जल्दी जल्दी नित्य कर्म से निवृत्त होकर खाना पीना खाकर खेत की तरफ चला गया। इस बार उसने अपने खेत में गेहूं लगा रखा था। गेहूं की हरी हरी बालियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने देखा खेत के बीचों बीच एक पौधे में बहुत बड़ी बालियां लगी थी। ऐसी गेहूं की बाली तो उसने कभी नहीं देखा था। उसने जाकर गेहूं की बाली को जैसे ही हाथ लगाया, अचानक बादलों में बिजली चमकी और घनघोर बारिश शुरू हो गई। उसके पैर कीचड़ में सन गए। पानी से बचने के लिए तुरंत गिरते पड़ते वह घर वापस आ गया। दोपहर में खाना खाकर सो गया। 3-4 बजे जब नींद खुली तो बादल जा चुके थे और मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया था। उसकी आंखों के सामने वह बड़ी गेहूं की बाली नाच रही थी। कहीं रात में कोई जानवर आकर खेत में गेहूं की फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए वह शाम ढलते ही लाठी और कंबल लेकर खेत के किनारे ही चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंड से बचने के लिए उसने आग जला ली। आधी रात बीत गई, तभी उसके कानों में किसी के पायल की मधुर आवाज टकराई। अचानक वह उठकर बैठ गया। हैं? इतनी रात को कौन आया होगा? तभी उसने देखा कि हरे रंग के वस्त्रों में सजी एक बहुत खूबसूरत लड़की गेहूं के खेत में उसी जगह पर खड़ी थी जहां उसने बड़ी वाली गेहूं की बाली देखा था। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंद्रमा की चांदनी पूरी तरह से उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका अद्भुत सौंदर्य देखकर वह सुध-बुध खो बैठा और जड़वत उसी जगह बैठा रहा। वह लड़की पूरे खेत में निर्भीकता के साथ अपनी पायल छनकाती हुई घूम रही थी। अचानक बहुत भयंकर गर्जना के साथ बिजली चमकी और एक बहुत ही भयानक जादूगर आया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचना चाहा, पर लड़की उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तू कब तक मुझसे छिपकर इन गेहूं की बालियों में बैठी रहेगी? आज मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। अब तो तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। मुझे छोड़ दे, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी। बाल बिखर गए थे। विजय से उसकी दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। वह साहस करके उठा। उसने अपनी लाठी को कस के पकड़ा और खेत के भीतर छलांग लगा दी। जादूगर उस लड़की को प्रताड़ित करने में इतना मशगूल था कि उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि कोई उसकी ये सारी हरकतें देखकर आग बबूला हो रहा है। विजय ने पीछे से जाकर उसके सर पर लाठी से मारा और दनादन लाठी बरसाता चला गया। अचानक हुए इस प्रहार से वह जादूगर घबराकर बिना पीछे मुड़े भागने ही वाला था कि तब तक वह लड़की भी संभल चुकी थी। उसने उस जादूगर के बालों का एक गुच्छा नोच लिया। अब देखो तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। बालों का गुच्छा लड़के के हाथ लगते ही, मेरे बाल मुझे दे दो। अब मैं तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जरा माचिस जलाना। विजय ने अपने कुर्ते की जेब से माचिस निकालकर जला दिया और लड़की ने झट से उसके बालों के गुच्छे में आग लगा दी। आग लगाते ही जादूगर वहीं गिर पड़ा और मर गया। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं सदा के लिए इस जादूगर की कैद में आ जाती। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम मंजरी है। मैं एक परी हूँ। एक दिन परी लोग से यहाँ विचरण करने आई थी। इस जादूगर की नजर मुझ पर पड़ गई। इसने मेरे पंख नोचकर मुझे निसहाय अवस्था में जंगल में फेंक दिया। मेरे पंख सोने के थे। पंखों की लालच में इसने मुझ पर हमला किया था।
मैं बहुत देर तक तड़पती रही, फिर किसी तरह उठी तो चलते चलते सबसे पहले जो भी जगह मिली वहां आकर अपने आप को छुपा लिया। लेकिन अब वो तुमसे क्या चाहता था? वह जानता था कि कुछ ही समय में मेरे पंख आ जाएंगे, इसीलिए वह मुझे कैद करना चाहता था। मैं इस गेहूं की बाली में अपने आप को छुपाकर बैठी थी। आज मेरा मन न जाने क्यों बहुत प्रसन्न था, इसीलिए मैं बाहर आ गई थी। विजय को ऐसा लग रहा था कि वह कोई स्वप्न देख रहा है। चलो, आज तुम मेरे घर चलो, और अब तो तुम्हें छिपने की भी जरूरत नहीं है। अब तो वो जादूगर मर चुका है। मंजरी विजय के साथ उसके घर आ गई। उसके घर में आते ही पूरा घर जगमगा उठा। उसका छोटा सा घर हवेली में बदल गया। अरे ये क्या? तुम्हारे कदम पड़ते ही मेरा घर हवेली में कैसे बदल गया? मेरे भोले विजय, मुझे ये घर कम से कम हम दोनों के रहने लायक तो बनाना होगा ना। विजय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम मुझे जादू से बकरा तो नहीं बना दोगी? दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दूसरे ही दिन दोनों की शादी हो गई। पूरे गांव वालों को दावत में बुलाया गया। सभी लोग विजय को बहुत सारा आशीर्वाद देकर चले गए। विजय की जिंदगी जादुई गेहूं की बालियों वाली परी ने बदल दिया। अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं था। एक गांव में विष्णु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो हर रोज जमींदार की खेत पर काम करने जाया करता था। विष्णु को खेत पर जाकर काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के कारण वो ना चाहते हुए भी खेत पर काम करने जाया करता था। विष्णु चाहता था कि वो अपना कोई धंधा शुरू करे, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो बस सोचता ही रह जाया करता था। विष्णु जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। तभी जमींदार वहां आया और बोला, विष्णु, बस आज तक ही तुम्हें इस खेत पर काम करना है, फिर कल से तुम्हें कहीं और जाकर काम करना है। मालिक, ऐसा मत बोलिए। अब एक दिन में मैं नया काम कहां से ढूंढूंगा? अरे मूर्ख, मैं कह रहा हूं कल से तुम्हें हमारी दूसरी चमत्कार हो गया। ये तो मोती जैसा लग रहा है। विष्णु ने उसे अपने पास ही रख लिया और जल्दी जल्दी काम खत्म करके वो मोती लेकर गांव के ही एक सोनार के पास पहुंचा। विष्णु सोनार से बोला, ये देखिए, मुझे क्या मिला है। ये देखने में तो मोती लग रहा है, आप ही देखकर बताइए, ये असली मोती है या नकली। सोनार ने बहुत बारीकी से मोती को जांचा, फिर बोला, हाँ भाई विष्णु, ये तो सच का मोती है, पर तुझे कहां से मिला? क्या सच में ये असली मोती है? इतना कहकर वो खुशी खुशी मोती लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। विष्णु की पत्नी आती है। क्या हो गया है जो आप इतना चिल्ला रहे हो? कोई हीरा मोती मिल गया है क्या? वाह, एकदम सही। ये देखो, मुझे एक मोती ही मिला है। क्या सच में? दिखाइए मुझे, कहां से मिला आपको ये मोती? विष्णु ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। सारी बातें सुनने के बाद, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप जरा ये सोचिए, अगर उस खेत में से एक मोती मिली है, इसका मतलब वहां और भी मोती होगी। आप कल पूरी खेत की खुदाई कर डालिए, जरूर उस जमींदार ने बहुत मोती वहां छुपा रखी होगी। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कही। कल ही मैं पूरी खेत की खुदाई कर दूंगा। कल होते ही विष्णु समय से पहले ही खेत पर पहुंच गया और खेत की खुदाई करना शुरू कर दिया। इस बार वो सारे मिट्टियों को ध्यान से देख रहा था कि कहीं उसे और मोतियां मिल जाएं। विष्णु ने पूरी खेत खोद डाली, लेकिन उसे और मोतियां नहीं मिली। तभी वहां जमींदार आया। जमींदार को देख विष्णु सतर्क हो गया। उसने काम करना छोड़ दिया। जमींदार विष्णु की ओर ही आ रहा था। विष्णु जमींदार को देखकर बहुत डर गया।
मालिक, मैं तो बस। वाह विष्णु, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तुमसे इस खेत की खुदाई जल्दी करने को कहा था, तुमने तो बस 2 दिन में ही पूरी खेत खोद डाली। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें इस काम के बदले ज्यादा पैसा दूंगा। विष्णु ये बात सुनकर खुश हो गया। वो मन ही मन सोचा, मुझे तो लग रहा था मालिक मुझे बहुत डांटने वाले हैं, इन्होंने तो मुझे इतनी अच्छी बात कह दी। मालिक, मैंने आपकी बातों को हमेशा महत्व दिया है, और आप कहेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा क्या? शाबाश, ये लो तुम्हारे पैसे। फिर विष्णु खुशी खुशी घर आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। ये सब तो ठीक है, मगर आपको और मोतियां नहीं मिली? फिर विष्णु कहता है, नहीं, मैंने बहुत अच्छे से मिट्टियों में मोती खोजी, लेकिन और मोतियां नहीं मिली। एक काम करो, तुम उस मोती को लेकर आओ। मैं बहुत समय से अपना धंधा शुरू करना चाहता था, उसे बेचकर मैं कोई धंधा शुरू कर दूंगा। विष्णु की पत्नी उस मोती को लेकर आई। विष्णु उस मोती को देखकर बोला, अरे ये मोती तो बहुत छोटी थी, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? हाँ, कल तो ये छोटा सा था, आज बड़ा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई मोती है। एक दिन में इतना बड़ा हो गया तो कुछ और दिन रुक जाओ, ये और भी बड़ा हो जाएगा, तब जाकर मैं इसे बेचूंगा ताकि मुझे ज्यादा पैसा मिले। विष्णु की पत्नी ने उस मोती को वापस से ले जाकर रख दिया। अगले दिन विष्णु और विष्णु की पत्नी ने उस मोती को देखा। वो मोती बहुत बड़ा हो गया था और अचानक वो और भी बड़ा होने लगा। विष्णु और विष्णु की पत्नी ये देखकर बहुत हैरान रह गए। मोती बड़ा होता ही जा रहा था। अब विष्णु उसे अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने और उसकी पत्नी ने उसे धक्का लगाकर घर से बाहर कर दिया। अब वो मोती गांव के बीचों बीच आ गया था। गांव के सारे लोग उस मोती को देखने लगे। लगातार वो मोती बड़ा ही होता जा रहा था। सारे गांव वाले उस मोती पर अपना अधिकार जमाने लगे। विष्णु और उसकी पत्नी ने कहा, ये मोती उन लोगों का है। यह सुनकर बाकी सब कहने लगे कि ये उनका मोती है। इधर मोती बहुत विशाल मोती बन चुका था। सारे गांव वाले मोती को लेकर आपस में लड़ रहे थे। तभी उस मोती में से कड़कड़ आवाज आने लगी। विष्णु कहा, भागो भागो, लगता है ये मोती टूटने वाला है, भागो सभी अपने अपने घरों में। सभी जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर चले गए और अपने अपने घर के खिड़की से उस मोती को देखने लगे। एक बार जोर से कड़कड़ की आवाज आई और पल भर में ही मोती टूटकर आसपास बिखर गई। सभी यह देखकर बहुत दुखी हो गए। फिर विष्णु ने कहा, ये क्या हो गया? अब मेरा अपना धंधा शुरू करने का सपना इसी मोती के साथ टुकड़ा टुकड़ा हो गया। इस घटना के बाद विष्णु को एहसास हुआ कि ये सब उसकी लालच का परिणाम है। उस दिन के बाद से वो मन लगाकर खेतों में काम करने लगा। कई दिन मेहनत और लगन से काम करने के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, जिसके सहारे उसने अपना खुद का अनाज का धंधा शुरू किया और बाकी के जीवन वो उसकी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। माधवी अपनी दादी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। दादी ने दूसरे के घरों में काम करके उसे पढ़ाया लिखाया। वो देवी माँ के मंदिर में जाकर रोज प्रार्थना करती थी कि माधवी की शादी हो जाए तो वो अपनी जिम्मेदारी से छूट पा ले। कई लड़के देखे, पर जहां कहीं भी शादी की बात चलती, दहेज की वजह से कहीं बात ही नहीं बढ़ती। एक दिन माधवी बहुत उदास थी। तभी उसकी सहेली नीता आई और बोली, चल, मेरे घर के सामने एक बहुत अच्छा मेला लगा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे झुमके मिल रहे हैं। नीता को पता था कि झुमके के नाम पर
उसकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। माधवी ने दादी से पैसे मांगे तो दादी ने उसको 25 रुपए थमा दिए। वो पैसे लेकर नीता के साथ चली गई। वहां जाने पर उसने देखा कि तरह तरह की दुकानें सजी थीं, पर एक जगह पर एक बूढ़ी अम्मा बहुत सुंदर झुमके लेकर जमीन पर ही अपनी छोटी सी दुकान सजाए हुए बैठी थी। वो चुपचाप वहीं बैठकर झुमके उलट पलट कर देखने लगी। एक झुमका उसे बहुत पसंद आया। उसने वो मोतियों का झुमका जैसे ही उठाकर हाथ में लिया, वो बूढ़ी अम्मा बोली, ये सबसे महंगा है बिटिया। माधवी ने पूछा, कितना का है? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, 25 रुपए का है, उससे एक भी पैसा कम नहीं होगा। यह सुनते माधवी ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ 25 रुपए ही है। ठीक है, दे दो। उसने वो झुमके ले लिए और नीता के साथ वापस घर आ गई। उसने झुमके अपने कानों में पहन लिए और दीवार पर लगे एक छोटे से आईने में देखा तो उसके झुमके बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अचानक उसे खनखनाहट की आवाज आई। तभी उसने पीछे पलटकर देखा तो जिस डिब्बे में झुमके रखे थे वहीं से आवाज आ रही थी। वो दौड़ कर गई तो डिब्बे में एक जोड़ी दूसरे झुमके पड़े थे। यह देखकर वो दौड़कर दादी के पास गई और दादी को दिखाया। तब दादी ने कहा, ये तो सोने के झुमके हैं। दादी, मुझे तो उस बूढ़ी अम्मा ने यही मोतियों वाला झुमका ही दिया था। जाओ उसे पूछो। माधवी ने तुरंत रिक्शा लिया और उस जगह पर पहुंच गई, पर ना वहां कोई झुमके वाली थी और ना ही उसकी दुकान। वो चुपचाप वापस आ गई। दादी को बताया तो दादी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर देख लेना। चलो, ये सोने वाला पहनकर देखो कैसी लग रही हूँ। जब वो आईने में देख ही रही थी तब फिर डिब्बा खनखनाने लगा। उसने जल्दी से डिब्बे को खोला तो देखा कि उसमें एक भारी सी सोने की चेन थी। अब तो वो बहुत खुश हो गई। उसने दादी को दिखाया। दादी उसका मुंह देखने लगी और बोली, क्या कह रही है? दादी, लग रहा है ये झुमके का डिब्बा जादुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? चेन निकालकर माधवी ने डिब्बा दादी को पकड़ा दिया और खुद चेन पहन ली। फिर से खनखनाहट की आवाज आई। डिब्बा दादी के हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। दादी ने उसको धड़कते दिल से खोला तो 4 खूबसूरत सोने की चूड़ियां थी। दादी बोली, माधवी, वाकई ये झुमके का डिब्बा तो जादुई है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद जब डिब्बा खनखनाया तो उसमें ढेरों सोने के सिक्के थे। माधवी मारे खुशी के नाचने लगी। वो बोली, दादी, अब तो हमारे दिन फिर गए। डिब्बे तो हमारी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। ये झुमके का डिब्बा जैसे ही खाली हो रहा है, इसमें कोई ना कोई जेवर आ जा रहा है। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, पर इतने जेवर रखेंगे कहाँ? माधवी ने सारे जेवर उठाए और अपने कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर वो हैरान थी। उसके कमरे में एक स्टील की चमचमाती हुई अलमारी खड़ी थी, जिसकी चाबी उसी में लगी थी। माधवी ने जल्दी से अलमारी खोली तो तरह तरह की साड़ियां और लाल शादी का जोड़ा उसमें बहुत ही करीने से लगाकर रखा हुआ था। माधवी ने सोचा, आखिर ये सब क्या है? कौन कर रहा है? रात में जब वो सोने गई तो काफी देर तक तो नींद ही नहीं आई। जब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें लगी तब उसने सपने में उसी बूढ़ी औरत को देखा। वो बोली, अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मैंने तो आपका बहुत ढूंढा, पर आप कहीं नहीं मिली। बेटी, जब तेरे शादी वर्ग का जेवर और सोने के सिक्का हो जाएंगे, तब तो उस झुमके को उसी डिब्बे में रखकर अपनी तरह ही किसी जरूरतमंद लड़की को दे देना। और हाँ, याद रखना, 2 दिन से ज्यादा कोई इसको अपने पास ना रखे। उससे ये कहना कि
उसकी जरूरत पूरी हो जाने पर वो भी इसे किसी और को दे दे। अगर ऐसा नहीं किया तो इस झुमके वाले डिब्बे का सारा जादू खत्म हो जाएगा और उसके सारे सिक्के और जेवर पित्तल में बदल जाएंगे। यह कहकर बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। माधवी की आंख खुल गई। वो दादी के पास गई और उनको सब कुछ बताया। शायद देवी माँ ने ही हमारा उद्धार करने के लिए ये दिया है। 2 ही दिन में उनके पास बहुत सारा धन हो गया। तीसरे दिन माधवी ने सोचा, आखिर वो कैसे जानेगी कि किसको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। उसने तुरंत एक निश्चय लिया। वो जाकर उसी जगह जमीन पर अपनी दुकान खोलकर बैठ गई जहां वो बूढ़ी अम्मा बैठी थी। तभी उसने देखा कि कई लड़कियों का एक झुंड आया। सारी लड़कियां हर सामान छू छू कर देख रही थी, पर एक लड़की चुपचाप उन सारी चीजों को बड़ी हसरत भरी नजरों से सिर्फ देख रही थी। उसने चुपचाप उसके हाथ में वो डिब्बा पकड़ा दिया। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम इसे मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। ये डिब्बा तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी तो अपने जैसे ही किसी जरूरतमंद लड़की को दे देना, पर ध्यान रखना 2 दिन से ज्यादा इस डिब्बे को अपने पास नहीं रखना, वरना सारा सामान पीतल में बदल जाएगा। वो लड़की उसका मुंह देख रही थी, कुछ समझ ही नहीं, पर डिब्बा लेकर अपने पास रख लिया। माधवी घर आकर बहुत खुश हुई। जादुई खजाने के डिब्बे ने उसे धन दौलत के अलावा भी बहुत कुछ दे दिया था। अब उनकी गरीबी दूर हो गई। कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो गई। जादुई झुमके के डिब्बे ने उसके जीवन में सारी खुशियां भर दी थी।